नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। एनहांसर का उपयोग करने से पहले ही माइकल तीसरे रैंक के अंतिम चरण के प्राणियों से लड़ सकता था और उन्हें मार सकता था। हालांकि उसने अभी तक अपनी सीमाओं का सही मायने में परीक्षण नहीं किया था, माइकल को यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि उसका वर्तमान स्वरूप बिगिनिंग और घोस्ट का आमने सामने सामना कर सकता था, उस समय जब वे नरक में प्रवेश नहीं कर चुके थे। ये बेतुका था। सच तो यह है कि जब माइकल ने अपनी ताकत पर विचार करने के लिए कुछ पल रुके, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी तरक्की की है। उनका विकास किसी भी मानदंड से असाधारण था। शायद शक्तिशाली शत्रुओं के एक के बाद एक सामने आने के कारण ही उन्हें खुद इसे पहचानने का मौका कम ही मिला। हालांकि माइकल को इन सब बातों की तत्काल चिंता नहीं थी। जैसे ही उसके नियम में प्रबलता आई, उसने ज्ञान के गुणों पर जो सूक्ष्म नियंत्रण बनाए रखा था वह अचानक खो बैठा। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इस डर से कि एक भी गलत कदम उसे असहाय स्थिति में डाल देगा। वर्तमान परिस्थिति में बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना भी अनुचित था। इसलिए माइकल ने अपने लौ का निशाना बदलकर एक ऐसे मरे हुए प्राणी पर केंद्रित कर दिया जो आने वाली घटना के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। स्पार्टन, अगाध चिता का नियम। ये स्पार्टन का नियम था। अग्नि, जल और अंधकार के मिलन से उत्पन्न ये त्रितत्वीय मिश्रण एक साथ क्षरण और शुद्धिकरण करता था। अगाध चिता जीवन शक्ति और ऊर्जा को भस्म कर देती थी, पदार्थ को राख में बदल देती थी और फिर उस राख को आध्यात्मिक अवशेष में रूपांतरित कर देती थी जिसे इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति प्रयोग कर सकता था। लक्ष्य तत्व की शुद्धता जितनी अधिक होगी, उसका उपभोग उतना ही अधिक होगा और सुधार भी उतना ही अधिक होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे देखने पर लोगों की पहली धारणा एक लगातार हमला करने वाले विनाशकारी परजीवी की थी, जो अंतहीन रूप से खाता रहता है और एक बार चिपक जाने के बाद कभी भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। जैसे ही माइकल ने ज्ञान से स्पार्टन रूप में परिवर्तन किया, काली लपटें प्रकट हुई। एक ही पल में अंधेरा घना हो गया और आग में तब्दील हो गया, जो स्पष्ट रूप से ज्वाला थी, फिर भी आग के सामान्य नियमों का पालन करने से इनकार कर रही थी। ये बेतहाशा नहीं झिलमिला रही थी, ये चटक नहीं रही थी, ये पूरी तरह खामोशी से जल रही थी। काली लपटें माइकल के हाथों को घेरकर उसकी बाहों पर चढ़ गईं और नियंत्रित कुंडलियों में ऊपर की ओर बढ़ती गईं। वे उसकी बाहों को चाटती हुई मांसपेशियों और हड्डियों पर फैल गईं, जिससे अगाध अग्नि का एक जीवंत आवरण बन गया जो उसके कंधों से ठीक पहले आकर रुक गया। उन्होंने उसे जलाया नहीं, उसकी त्वचा नहीं झुलसी, उसके कपड़े नहीं जले, फिर भी गर्मी असहनीय थी। रिन को यह तुरंत महसूस हो गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में जैसे ही मंत्र चमक उठे, उसके कवच से चीख निकली। उसका गला सूख गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। काली लपटों से एक भयानक अनुभूति उत्पन्न हुई जो सीधे आत्मा पर दबाव डालती थी। ये सामान्य अर्थों में भय नहीं था। सांस लेती हुई धातु ने और भी हिंसक प्रतिक्रिया दी। उसकी लालिमा उमड़ पड़ी, अनियमित रूप से धड़कने लगी क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसके तंतु सिकुड़ गए। छटपटाता हुआ पिंड कांप उठा। उसके खंड एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे, मानो धातु स्वयं पीछे हटने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई साधन न हो। गुफा में एक तीखी कंपन की लहर दौड़ गई। धातु को इसका एहसास हुआ। उन काली लपटों के भीतर कुछ ऐसा था जो इसे मिटा सकता था, और यह गलत नहीं था। माइकल ने इस सब का अंत करने के लिए अगाध अग्नि का उपयोग करने की योजना बनाई थी। माइकल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धातु दूषित हो गई थी। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण उसके अस्तित्व में निहित विरोधाभास था। इसे धातु कहा जाता था, फिर भी उसके सामने पड़ी वस्तु किसी परिष्कृत पदार्थ की तुलना में जीवित मांस के ढेर जैसी अधिक प्रतीत होती थी। इस भ्रष्टाचार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। महाकाव्य श्रेणी से असाधारण श्रेणी के शिखर तक इसका पतन किसी क्षति या अनुचित भंडारण के कारण नहीं, बल्कि प्रकृति में एक मूलभूत परिवर्तन के कारण हुआ था। सांस लेते लोहे ने अनगिनत जीवों को मार डाला था, उन्हें खाकर अपना विकास किया था। जो कभी एक निष्क्रिय पदार्थ था, वह अब ऐसी चीज में बदल गया था जिसमें आवश्यकताएं और इच्छाएं थीं। मांसल रूप धारण करने के बाद इसे लगभग 2000 वर्षों तक सीलबंद रखा गया और भूखा रखा गया। पोषण से वंचित रहने के कारण इसकी शक्ति क्षीण हो गई, इसका रूप और विकृत हो गया और इसका सार नष्ट हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अब ये किसी कीमती धातु की तरह कम और किसी राक्षसी पदार्थ की तरह अधिक, किसी अप्राकृतिक चीज की तरह अधिक दिखाई दे रहा था। माइकल ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं। अगाध अग्नि ने उसकी हलचल का अनुसरण किया, उसकी उंगलियों के जोड़ों के चारों ओर कसती गई और उसके इरादे के साथ सहजता से प्रवाहित होती गई। रिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। माइकल, उसने कहा। उसकी आवाज इरादे से धीमी थी। माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी निगाहें सामने तड़पते हुए पिंड पर टिकी रहीं, उस सांस लेती हुई धातु पर जो अतः लपटों से पीछे हट रही थी, मानो सहज प्रवृत्ति ही खतरे की चीख रही हो। रिन ने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। आपको एक बात जाननी जरूरी है, उसने जल्दी से कहा। इससे कैसे निपटना है, इसके बारे में बोलना। केवल इसकी चेतना को नष्ट करने की आवश्यकता है, रिन ने कहा, इसके मूल तत्व को नहीं। माइकल रुक गया। रिन ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। वह चीज अभी राक्षस जैसी दिख सकती है, लेकिन असल में वह एक अनमोल खजाना है। अगर आप उसके मूल भाग को नष्ट कर देते हैं तो हमने यहाँ जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। एक और टेंटिकल तेजी से बाहर निकला, लेकिन वह अचानक रुक गया। अगाध अग्नि की पहुंच से ठीक बाहर मंडराता रहा और हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगा। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार का केंद्र उसकी इच्छा शक्ति में निहित है। वह विकसित चेतना ही उसे आक्रमण करने और सब कुछ नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। अगर उसे हटा दिया जाए तो जो कुछ बचेगा उसे बचाया जा सकता है।
माइकल ने पहली बार उसकी ओर देखा। और अगर मैं नहीं कर सका तो? उसने पूछा। तब तो केंद्र ढह जाएगा, रायन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। इसकी संरचना अस्थिर हो जाएगी और इसमें जो भी क्षमता बची होगी वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली। अगर संभव हो तो इसे इसके मूल रूप में बदल दे। बाकी सब कुछ हटा दे। मैं इसे अपने साथ वापस ले जा सकती हूँ और धीरे धीरे इसका शुद्धिकरण शुरू कर सकती हूँ। सांस लेती हुई धातु हिंसक रूप से धड़क रही थी। अंत में माइकल ने कहा, मैं सावधान रहूंगा, मैं कोर को नष्ट नहीं करूंगा। सच कहें तो माइकल के पास सांस लेने वाली धातु की चेतना को नष्ट करने के साधन भी थे, लेकिन इतने अनमोल खजाने के लिए यह प्रयोग करने के लिए बहुत ज्यादा था। जैसा कि रिन ने कहा, इसे पेशेवरों पर छोड़ देना ही बेहतर था। रिन ने राहत की सांस ली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि वह रोक कर रखी हुई थी। अच्छा, उसने धीरे से कहा। गुफा कांप उठी। सांस लेती हुई धातु एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी। उसकी हरकतों में हताशा झलक रही थी क्योंकि उसके टेंटिकल्स और भी आक्रामक तरीके से प्रभाव डाल रहे थे। क्या ये सब खत्म हो गया? बस यूं ही। रिन की आवाज उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी निकली। उसे अजीब तरह से बेमेल महसूस हो रहा था। जिस क्षण माइकल ने एनहेंसर को सक्रिय किया, सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। एक पल पहले वह उसके बहुत करीब था, शांत काली लपटों से घिरा हुआ। अगले ही पल वह गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, बस यह उसकी समझ से परे है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी लड़ाई जैसा प्रतीत ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो भूत भगाने का अनुष्ठान देख रहे हो। उसने हलचल की झलकियां देखी, हवा में विकृतियां देखी, हमले को पूरा करने से पहले ही तंतु बिखरते हुए दिखे। काली आग नियंत्रित रेखाओं में फैल रही थी। मरोड़ती हुई धातु धीरे धीरे अंदर की ओर ढह रही थी। कोई संघर्ष नहीं हुआ था, कोई गतिरोध नहीं, सिर्फ दमन। और फिर सन्नाटा छा गया। रिन ने घटनास्थल को देखा, उसके विचार उलझ गए थे। क्या यही माइकल की असली ताकत थी? उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं। अगर ऐसा था तो उनके बीच का अंतर उससे कहीं अधिक था जितना वह स्वीकार करने को तैयार थी। उसकी छाती में हल्की सी जकड़न महसूस हुई। वह इसकी बराबरी कैसे कर पाती? कुछ क्षणों के लिए मन में संदेह उत्पन्न हुआ। फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, यह उचित नहीं था। उसने एनहेंसर का इस्तेमाल किया था, एक घटिया दर्जे का एपिक ग्रेड एम्पलीफायर जिसने लो के आउटपुट को 200% तक बढ़ा दिया। इस तरह के एम्पलीफिकेशन के तहत कोई भी व्यक्ति भयानक रूप ले लेगा। अगर उसके पास उसका पुराना कवच होता, यानी क्षतिग्रस्त होने से पहले का उसका पूरा सेट। अगर उसने खुद ही एनहेंसर को सक्रिय किया होता, वह भी उतनी ही प्रभावशाली होती, उतना ही प्रभावशाली। इस विचार से उसकी सांसें सामान्य हो गईं। हाँ, यही कारण होना चाहिए था। उसका रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कमजोर था। उसकी नींव अभी भी मजबूत थी। एक बार जब उसकी सुरक्षा बहाल हो जाएगी, एक बार जब उसके संसाधन पर्याप्त हो जाएंगे, तो वह फिर से बराबरी के मुकाम पर खड़ी हो जाएगी। वह अभी भी सोच ही रही थी कि एक आवाज ने उसे सोचने से बाहर निकाल दिया। राइन। उसने पलकें झपकाईं और ऊपर देखा। माइकल गुफा के उस पार से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर अगाध ज्वालाएं अब प्रज्वलित नहीं थीं। जो बचा था वह धुंधले निशान थे जो उसकी बाहों पर कसकर लिपटे हुए थे, मानो उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा हो। उसके हाथ में एक गोला था। रिन की निगाहें तुरंत एक जगह टिक गईं। 2 मुट्ठी के आकार की एक लाल चांदी की गेंद उसकी हथेली के ठीक ऊपर मंडरा रही थी। उसकी सतह चिकनी थी लेकिन उस पर परतें थीं। पारदर्शी बाहरी आवरण के नीचे गहरे लाल और चांदी की धातुई नसें आपस में गुंथी हुई थीं। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह थी गर्मी। एक गहरी सुलगती हुई गर्मी जिसने गोले को एक पतली परत की तरह ढक लिया था। रिन की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। वह देख सकती थी कि वह क्या कर रहा है। लालिमा खजाने की आभा नहीं थी। यह माइकल की रहस्यमय भयानक आग थी जिसे न्यूनतम स्तर तक संकुचित और दबा दिया गया था, विलुप्त होने की कगार तक पतला कर दिया गया था ताकि वह मूल भाग को भस्म न कर दे। वह इसे बेहद सटीक ढंग से नियंत्रित कर रहा था। उसे एक नियंत्रित तापीय परत में धकेल दिया गया जिसने खजाने से चिपकी हुई सबसे बाहरी परत को ही जला दिया। उसे तभी इसका आभास हो गया था। सांस लेने वाली धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं थी। भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद था। प्रसुप्त। ये तो, उसने धीरे से कहा। मूल तत्व, माइकल ने उसके सामने रुकते हुए कहा। उसने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया ताकि वह उसे और स्पष्ट रूप से देख सके। उन्होंने शांत भाव से कहा, अभी भी भ्रष्ट है और अभी भी पुनर्जीवित हो रहा है। रिन ने अनजाने में ही करीब आ गई। बाहरी मांस धातु के आवरण के बिना खजाने की वास्तविक संरचना दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही लाल चांदी की रेखाओं के बीच धुंधली सी फैली हुई गहरी नसें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। तुमने इसे पूरी तरह से नहीं मिटाया, उसने कहा। मैं कर सकता हूं, माइकल ने सरलता से उत्तर दिया। रिन ने उसकी ओर देखा। उनकी आवाज में जरा भी अहंकार नहीं था, बस तथ्य थे। लेकिन यह एक खजाना है, उन्होंने आगे कहा। उसने अपना हाथ थोड़ा नीचे किया। जैसे ही भ्रष्टाचार में हलचल हुई, दमित लाल गर्मी सहज रूप से गोले के चारों ओर कस गई। उन्होंने कहा, अगर मैं सब कुछ जला दूं तो इससे पृथ्वी के केंद्र के अस्थिर होने का खतरा है। रिन ने हल्के से सिर हिलाया। ये सच था। माइकल को खजाने को शुद्ध करने के लिए अगाध चिता का उपयोग करने के लिए अपने नियंत्रण पर पर्याप्त भरोसा नहीं था और न ही वह किसी भी प्रकार की संबंधित क्षमता का उपयोग करना चाहता था। हालांकि वह खुलकर इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जेस्टर के साथ उसके पहले अनुभव ने उस पर एक छाप छोड़ी थी जिससे वह चेतना रखने वाली राक्षसी रचनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया था। माइकल ने बोलना जारी रखा, और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए उस गोले पर टिक गईं। उन्होंने कहा, मेरे पास चेतना को पूरी तरह से नष्ट करने के तरीके हैं, लेकिन इतनी मूल्यवान चीज पर उनका प्रयोग करना एक तरह का प्रयोग होगा। वह रुका, फिर धीरे से कहा, काम को पेशेवरों पर छोड़ देना ही बेहतर है। रिन की आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी।
वह असमर्थता के कारण इस कार्य से बच नहीं रहा था, वह जानबूझकर इसे सौंप रहा था। शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान खजाने को नुकसान पहुंचने की स्थिति में अनावश्यक जोखिम और दोष से बचना। माइकल ने गोले को पूरी तरह से उसकी ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, बाकी तुम संभाल लो। उसके आदेश पर दबी हुई अगाध ऊष्मा धीरे धीरे कम होती गई और अंत में एक हल्की सुरक्षात्मक परत के रूप में रह गई। रिन ने दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक कोर को ग्रहण किया। गोले के चारों ओर उसकी उंगलियां थोड़ी और कस गईं। इसकी सतह पर दबी हुई ऊष्मा की परत माइकल के नियंत्रण में और पतली होती गई, और जैसे ही यह पूरी तरह से उसकी पकड़ में आई, ये स्थिर हो गई। कुछ क्षणों के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। गुफा अब शांत थी। पहले जो भयावह वातावरण उसमें व्याप्त था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। केवल खंडहर ही उस घटना के प्रमाण के रूप में बचे थे। माइकल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तो उसने शांत भाव से कहा, अब आगे क्या? रिन ने पलकें झपकाईं और अपने विचारों को वर्तमान में वापस लाने की कोशिश की। जवाब देने से पहले उसने अपने हाथों में मौजूद लाल चांदी के कोर को देखा। मैं पहले इसे सील कर दूंगी, उसने कहा। भ्रष्टाचार अभी भी सक्रिय है, भले ही इसे दबा दिया गया हो। मुझे इसके और पनपने से रोकना होगा। जैसे ही वह बोलने लगी, उसकी हथेलियों के चारों ओर सील करने वाली रोशनी की पतली परतें बनने लगी, जिससे खजाने की अस्थिर आभा स्थिर हो गई। उन्होंने आगे कहा, पूरी तरह से शुद्धिकरण के लिए हमें अकादमी लौटने तक इंतजार करना होगा। मैं यहाँ रहकर यह काम ठीक से नहीं कर सकती। माइकल ने सिर हिलाया। ये समझ आता है। इसके बाद वह चुप हो गया। बाहरी तौर पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उनके विचार गतिशील थे। उसने खुद को जरूरत से थोड़ा ज्यादा देर तक केंद्र बिंदु को घूरते हुए पाया। इसकी क्षमता स्पष्ट थी। एक क्षण के लिए उसके मन में एक विचार आया, क्या इसे दोहराना संभव था? यदि इसकी मूल संरचना को भले ही अपूर्ण रूप से दोहराया जा सके तो इसके अनुप्रयोगों की संभावनाएं अनंत हैं। लेकिन यह विचार अटपटा सा लगा। ये रायने का लाभ था। अब इस तरह का सवाल पूछना अनुचित लग रहा था, इसलिए माइकल चुप रहा। उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया। बेशक अगर यह कोई ऐसी चीज होती जिसकी उसे वास्तव में जरूरत होती तो शायद उसके मन में ये विचार ही नहीं आते। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि रिन ने स्वयं भी विचारों में डूबी हुई थी। प्रारंभिक सीलिंग का काम पूरा करने के बाद उसने सावधानीपूर्वक कोर को अपने भंडारण स्थान में सुरक्षित रख दिया और फिर उसकी ओर मुड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... माइकल, उसने कहा। उसने उसकी ओर देखा। धन्यवाद, उसने ईमानदारी से कहा, आपकी सहायता के लिए। बोलने से पहले वह थोड़ी देर रुकी। सच कहूं तो इस बर्बादी में सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ है। माइकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इससे इनकार भी नहीं किया। उसके बिना अकेले ही दूषित सांस लेती धातु को दबाना कहीं अधिक कठिन होता, शायद उसकी वर्तमान स्थिति में यह असंभव भी होता। रिन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस कह दीजिए। जब तक यह मेरे बस में होगा मैं इसे कर दूंगा। तभी माइकल के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ऐसा प्रस्ताव देगी। उसने कुछ सेकंड का समय लेकर सावधानीपूर्वक विकल्पों पर विचार किया। उन्हें उपकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुद्रा गौण थी। इस समय उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो थी प्रगति के लिए आवश्यक सामग्री। उनका जवाब स्वाभाविक रूप से आया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से संबंधित संसाधन, यदि संभव हो तो बड़ी मात्रा में। रिन्ने ने इस बात की विशिष्टता पर थोड़ी सी पलकें झपकाईं, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। मन ही मन माइकल को लगा कि उसका निर्णय सबसे कारगर निर्णय था जो वह ले सकता था। विजडम को रैंक 3 तक पहुंचने के लिए अत्यधिक मात्रा में स्थानिक सामग्रियों की आवश्यकता थी। न केवल मात्रा में बल्कि गुणवत्ता में भी। पब फ्यूचर एड्स और अंतरिक्ष से संबंधित खजाने बाजार में सबसे महंगे संसाधनों में से थे। भले ही माइकल के पास पैसा होता, जो कि फिलहाल उसके पास नहीं था, फिर भी उस तक पहुंच पाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। अंतरिक्षीय सामग्री प्रतिबंधित थी और केवल कुछ खास गुटों के बीच ही वितरित की जाती थी। लेकिन रिन के पास पृष्ठभूमि और चैनल दोनों थे। उन्होंने पहले भी लेन देन किया था। सौदे के तहत स्थानिक संसाधनों का उपयोग करके उस संवर्धक उपकरण का आदान प्रदान किया गया था। इससे ही उसके प्रभाव स्तर का स्पष्ट अंदाजा लग जाता है। उप प्रधानाचार्य की छात्रा होने के नाते जो एक अर्धदेवता थे, उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तिगत समर्थन को देखते हुए उनके माध्यम से बड़ी मात्रा में सामान प्राप्त करना स्वयं प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक आसान होगा। कुल मिलाकर माइकल को लगा कि उसका वर्तमान निर्णय बिल्कुल सही और पारस्परिक रूप से उचित था, ये देखते हुए कि उसे क्या हासिल हुआ था। रिन ने कुछ देर और उसे गौर से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गई, उसने कहा। उसके लहजे में जरा भी संकोच नहीं था। अगर बात स्थानिक संसाधनों की है तो यह मेरी क्षमता के भीतर है। हालांकि ये जल्द ही मिलने वाला नहीं है। इसमें काफी समय लगेगा। माइकल की हल्की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। तो मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ। आप अपना समय लें, लेकिन मुझे याद रखना, लेन देन सरल था, लेकिन दोनों ही इसके पीछे की गंभीरता को समझते थे। कोर को सील करने के बाद रिन्ने ने अपना भंडारण स्थान बंद कर दिया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। अंत में उसने कहा, हमें चलना चाहिए। माइकल को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। वे मुड़े और गुफा के निकास द्वार की ओर वापस जाने लगे। उनके कदमों की आवाज अब शांत हो चुके खंडहर में हल्की हल्की गूंज रही थी। उस स्थान पर पहले व्याप्त दमनकारी उपस्थिति अब गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खोखली खामोशी छा गई थी जो अराजकता के बाद लगभग अस्वाभाविक सी लग रही थी। कुछ देर तक वे चुपचाप चलते रहे। उनके लौटने के कुछ ही सेकंड बाद रिन ने कुछ देखा। माइकल की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। इतना नहीं कि वह पीछे रह जाए, लेकिन इतना जरूर कि उसकी हरकतें अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खाती थी। उसने बगल की ओर देखा और फिर उसने उसे देख लिया। हड्डियां, सदियों से सांस लेती धातु द्वारा निगले गए अनगिनत पीड़ितों के बिखरे हुए अवशेष गुफा के फर्श पर पड़े थे।
कुछ साबुत कंकाल थे, अन्य खंडित थे, समय और क्षरण के कारण सफेद पड़ चुके थे। चलते समय माइकल बीच बीच में लापरवाही से हाथ बढ़ाता रहता था। हर बार जब वह ऐसा करता तो हड्डियों का एक गुच्छा उसके भंडारण स्थान में गायब हो जाता। पसलियां, खोपड़ियां, भुजा की हड्डियां, यहाँ तक कि उंगली के जोड़ से भी छोटे टूटे हुए टुकड़े भी। उन्होंने उन्हें व्यवस्थित, कुशल और बिना किसी झिझक के एकत्र किया। रिने के कदम अनजाने में धीमे हो गए। उसके सीने में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। ये डर नहीं था, न ही घृणा, बस बेचैनी। इसे भूलना आसान था। माइकल उन अधिकांश जादूगरों से अलग था जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। वह संयमित, विश्लेषणात्मक थे और कई मायनों में मृत्यु के मुंह में जाने वाले किसी दूत की तुलना में एक रूढ़िवादी योद्धा के अधिक करीब थे। लेकिन ऐसे क्षण इस बात की याद दिलाते थे कि वह वास्तव में क्या थे। यदि उनके समकालीन अपने वरिष्ठों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखने का साहस कर सकते थे, तो वे जादूगर जो ड्रैगन की कब्रों को खोदते थे, ब्रह्मांड भर में प्राचीन राजाओं के दफन स्थलों की खुदाई करते थे और यहाँ तक कि पतित देवताओं के अवशेषों की खोज करते थे। फिर पहले से ही मजबूत व्यक्तियों की हड्डियों को इकट्ठा करना संभवतः उनके समूह के भीतर एक नियमित प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं था। रिन ने उसे बिना किसी औपचारिकता के एक और कंकाल को रखते हुए देखा। उसकी उंगलियां बगल में थोड़ी सी मुड़ी हुई थीं। असुविधा बनी रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं था, और यह व्यापक अलौकिक दुनिया के संदर्भ में भी असामान्य नहीं था। इसलिए वह चलती रही। खंडहरों के गलियारों से आगे बढ़ते हुए माइकल अवशेषों को इकट्ठा करता रहा। उसके बगल में भंडारण की हल्की रोशनी रुक रुक कर दिखाई देती और गायब हो जाती थी। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, केवल कदमों की धीमी गूंज और कभी कभार हड्डियों के टूटने की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। फिर वह आंखों से ओझल हो जाता था। जब तक गुफा का प्रवेश द्वार दोबारा दिखाई देने लगा, तब तक उनके पीछे का युद्ध क्षेत्र लगभग हर उपयोगी अवशेष से खाली हो चुका था। बेशक माइकल अपने आसपास पड़ी हड्डियों को संग्रह के लिए या किसी शौक के तौर पर इकट्ठा नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसे उनका उपयोग करना था। हालांकि उनकी मृत्यु को 2000 साल बीत चुके थे, फिर भी संसार द्वारा आशीर्वाद प्राप्त शक्तिशाली प्राणियों के रूप में उनके अवशेष अभी भी बहुत मूल्यवान थे। माइकल को लगा कि उन्हें यहाँ अगले 1000 वर्षों तक सड़ने के लिए छोड़ने के बजाय वे उसके लिए बेहतर मूल्य प्रदान करेंगे, या तो उसके अध्ययन के लिए सामग्री के रूप में या विकासन प्राप्त करने के लिए संसाधनों के रूप में। अपनी प्रतिभा का दोबारा उपयोग करने के विचार ने माइकल को अपने दूसरे भंडारण स्थान में रखे 2 हाथियों की याद दिला दी। हालांकि एक की मौत हो चुकी थी और दूसरा जीवित और सीलबंद था, लेकिन जब उसे अपने लिए समय मिलता तो उसे यह पता लगाना होता कि उनके साथ क्या करना है। सांस लेने वाली धातु वाले उस गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के बाद वे दोनों खंडहर के शेष हिस्सों की खोज जारी रखने लगे। हालांकि उनके निष्कर्ष सांस लेने वाली धातु के मूल्य के बराबर नहीं थे, फिर भी यह उन दोनों के लिए एक अच्छी उपलब्धि थी। जैसे जैसे वे गहरी कोठरियों में आगे बढ़े, प्राचीन पात्र, शत विक्षत कलाकृतियां, खंडित हथियार और सीलबंद सामग्रियां सामने आईं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का माइकल के लिए कोई खास उपयोग नहीं था। या तो उनके कार्य उनके कार्यक्षेत्र से मेल नहीं खाते थे, या उनका महत्व उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में निहित था। इसलिए उसने रिन्ने को अन्य संसाधनों के बदले में अपनी ओर से उनकी देखभाल करने के लिए कहा। इस बार माइकल ने ऐसी सामग्री मांगी जो आत्मा का पोषण और उसे मजबूत करे। रिन को यह बात अजीब नहीं लगी। तीसरे रैंक पर आत्मा किसी भी अलौकिक शक्ति के लिए तेजी से महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गई। आधारभूत संरचना, नियमों की अनुकूलता और भविष्य की उन्नति, ये सभी आत्मा की शक्ति और स्थिरता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए उसका अनुरोध सुनकर उसने बस यही मान लिया कि माइकल भी उसकी ही तरह अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। माइकल को बेशक उसके विचारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह उसके सवाल न पूछने से संतुष्ट था। इससे उन्हें स्पष्टीकरण देने से इनकार करने या आधे अधूरे सच करने से मुक्ति मिल गई। जहां तक इस बात का सवाल है कि माइकल ने अपनी मौजूदा स्थिति के बावजूद अपनी सारी लूट को आत्मा को पुनः प्राप्त करने वाले खजानों के बदले क्यों नहीं बदला, इसके कई कारण थे। उनमें से एक ये था कि उसकी आत्मा पहले से ही स्वतः ही ठीक हो रही थी। सच्चा मनुष्य होना और नश्वर ईश्वर होना खोखले खिताब नहीं थे। माइकल के प्राकृतिक रूप से ठीक होने की दर सामान्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक थी, जिसकी पुष्टि अभ्यारण्य के पर्यवेक्षक ने स्वयं की थी। उनकी आत्मा को स्थिरता मिलने के साथ ही उनका स्वास्थ्य लाभ शुरू हो चुका था। हालांकि इस फायदे के बावजूद माइकल को पता था कि वह जल्द ही अपने पिछले शिखर पर वापस नहीं लौट पाएगा। प्राकृतिक रूप से ठीक होने में ही बहुत लंबा समय लगेगा। उनके अपने अनुमान के अनुसार इसमें वर्षों लग जाएंगे। हालांकि उनकी जीवन अवधि को देखते हुए कुछ साल दूसरों के लिए पलक झपकते ही बीत जाते, लेकिन माइकल खुद इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहे थे कि समय को इतनी हल्के मिले। उनके लिए कुछ साल भी काफी लंबा समय था। फिर भी वो समझता था कि भौतिक संपदाओं और आत्मा से संबंधित संपदाओं के बीच वर्तमान में सबसे अधिक लाभदायक क्या है। स्थानिक संसाधनों की तुलना में आत्मिक खजाने हासिल करना कहीं अधिक आसान था। भले ही माइकल के पास पर्याप्त धन होता, जो कि फिलहाल उसके पास नहीं था, उच्च श्रेणी की स्थानिक सामग्री प्राप्त करने के मामले में केवल पहुंच ही एक बाधा बनी रहती। लेकिन रिन के साथ अपने संबंध के कारण माइकल कई ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के बारे में सोच सकता था जिनका वह उसके साथ आदान प्रदान कर सकता था, ताकि उसके माध्यम से वह आत्मा के खजाने प्राप्त कर सके जिसकी उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आवश्यकता थी। वह स्थानिक खजानों के लिए ऐसा नहीं कर सका। रिन पर निर्भर रहने के बजाय माइकल के पास लैंड ऑफ ओरिजिन भी एक बैकअप विकल्प के रूप में मौजूद था। वहां से स्थानिक खजाने हासिल करना अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्पत्ति की भूमि उसकी आत्मा को ठीक करने में सक्षम सामग्री प्रदान करने में असमर्थ होगी। अल्पकालिक दृष्टि से आत्मिक संपदा अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से ज्ञान को उच्च स्तर तक ले जाना कहीं अधिक मूल्यवान था।
जब तक वह अनिश्चित समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं होता, प्राथमिकता देना अपरिहार्य था। और माइकल ने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। किसी भी सूरत में वह अपनी आत्मा को ठीक करना इसलिए चाहता था ताकि वह अपने पद में उन्नति के कार्य से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, न कि इसलिए कि यह वास्तव में उसकी उन्नति में बाधा बन रहा था। तो माइकल ने शांत भाव से कहा, हम इस खंडहर को कैसे छोड़ेंगे? रिन ने अपने कदमों की गति धीमी नहीं की। जिस तरह से हम अंदर आए थे उसी तरह से उसने जवाब दिया। माइकल ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। क्या दोबारा सवालों के जवाब देकर? रायन ने एक बार पलकें झपकाई और फिर हल्की सी हंसी हंस दी, जिसकी आवाज अन्यथा शांत खंडहर के बीच हल्की सी गूंज थी। नहीं, उसने कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस बार नहीं। उसने अपनी गति थोड़ी धीमी की और आगे की ओर इशारा किया। वे जल्द ही उस स्थान पर वापस आ गए जहां से उन्होंने पहली बार खंडहर में प्रवेश किया था। रिन ने आगे बढ़ी और केंद्र में आकर रुक गई। माइकल थोड़ी दूरी पर पीछे रहकर चुपचाप देखता रहा। रिन ने घुटने टेके और अपनी हथेली को ठोस पत्थर के फर्श पर रख दिया। जैसे ही उसने जमीन पर एक परिचित जादुई घेरा बनाना शुरू किया, उसके हाथ के नीचे प्रकाश की रेखाएं बनने लगी। उसकी हरकतें सटीक और अभ्यासपूर्ण थीं। माइकल ने बीच में दखल नहीं दिया। वह चुपचाप देखता रहा। वृत्त धीरे धीरे फैलता गया। जटिल परतें एक दूसरे के ऊपर बनती गईं। प्रतीक जटिल व्यवस्थाओं में आपस में जुड़ते गए। समय शांतिपूर्वक बीतता गया। फिर थोड़े समय के अंतराल के बाद जादुई घेरा फिर से चमक उठा। पूर्ण रूप से निर्मित संरचना से प्रकाश ऊपर की ओर प्रज्वलित हुआ। अंतरिक्ष अंदर की ओर इस प्रकार सिमट गया मानो वास्तविकता को ही कसकर खींचा जा रहा हो। कमरे में एक धीमी सी गूंज सुनाई दी। वृत्त के केंद्र में हवा विकृत हो गई। विकृति और गहरी होती गई, अपने आप में मुड़ती गई और अंत में झिलमिलाती रोशनी की एक ऊर्ध्वाधर दरार में फट गई। एक पोर्टल प्रकट हुआ। इसका आंतरिक भाग परतोदार रंगों से भरा हुआ था, जिसमें अदृश्य फ्रेम के भीतर तरल कांच की तरह स्थानिक धाराएं बह रही थीं। रिन ने उठ खड़ी हुई। सब तैयार है, उसने बस इतना ही कहा। माइकल ने पोर्टल को कुछ देर और देखा, फिर आगे बढ़कर उसके बगल में खड़ा हो गया। वह तुरंत अंदर नहीं आया। इसके बजाय उनकी निगाहें घूमती हुई स्थानिक धाराओं से हटकर उनके पीछे मौजूद खंडहर की ओर मुड़ गईं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। तो अब इस जगह का क्या होगा? रिन ने उसकी ओर एक नजर डाली। खंडहर, उसने पूछा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। हमारे आने से पहले ये 2000 वर्षों तक निष्क्रिय रहा था। अब हमारे जाने के बाद क्या यह अगले 2000 वर्षों तक ऐसे ही निष्क्रिय रहेगा? रिन ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए खंडहर की खामोश गहराइयों की ओर रुख किया। कुछ क्षण के लिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में उसने कहा, कहना मुश्किल है। दुनिया बड़े ही रहस्यमय तरीकों से काम करती है। बोलते हुए उसने हल्के से अपनी बाहें मोड़ ली। कौन जाने, कल शायद कोई और प्रवेश द्वार ढूंढ ले और अंदर जाने का रास्ता खोज ले। माइकल चुपचाप सुनता रहा। उसे शक था कि कोई और इस जगह को खोज पाएगा। यही वजह थी कि ज्ञान की अवस्था में भी वह बाहर की किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पाता था और यह जगह 2000 सालों से छिपी हुई थी। नरक का यह तल भी बहुत ऊंचा था। माइकल को यह विश्वास नहीं था कि पिछले 2000 वर्षों में संभवतः इस स्थान से गुजरे सभी चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणी अक्षम थे। रायन ने एक बार फिर आसपास के वातावरण पर अपनी नजरें घुमाई और फिर आगे कहा, अगर मैं पहले से ही चौथे रैंक पर होता और स्थानिक अधिकार पर मेरी महारत और भी गहरी हो गई होती तो मैं इसे बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ता। माइकल की निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। आपका क्या मतलब है? उसने हल्की सी मुस्कान दी। मेरा मतलब है कि मैं उस गुप्त क्षेत्र को अपने साथ ले जाता। माइकल ने पलकें झपकाई। उद्धरण चिन्ह ... ले लिया। रिन ने लापरवाही से सिर हिलाया, मानो उसने अभी अभी किसी आम बात के बारे में बात की हो। उन्होंने समझाया, इस तरह के गुप्त क्षेत्र स्थिर स्थान होते हैं। यदि आपका स्थानिक नियंत्रण पर्याप्त मजबूत है तो आप उस स्थिर स्थान को तोड़ सकते हैं और क्षेत्र की मूल संरचना को स्थानांतरित कर सकते हैं। माइकल उसे घूरता रहा। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था कि ऐसा भी संभव है। आप कह रहे हैं कि कोई गुप्त क्षेत्र को यूं ही स्थानांतरित कर सकता है? उसने पूछा। कोई व्यक्ति नहीं, रिन ने हल्के से सुधार करते हुए कहा। कम से कम एक रैंक 4 वाला व्यक्ति जिसके पास गहरी स्थानिक महारत हो। उसने खंडहर की ओर हल्के से इशारा किया। यह आसान नहीं होगा। आपको उस क्षेत्र के आंतरिक प्रतिरोध को दबाना होगा, उसके आयामी आवरण को स्थिर करना होगा और उसे एक नए आधार से बांधना होगा। उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। लेकिन एक बार यह हो जाने पर संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को किसी भी चीज से जोड़ा जा सकता है। माइकल की चुप्पी और गहरी हो गई। उसने अपने क्षतिग्रस्त ताबूत और उसके आंतरिक स्थान के बारे में सोचा। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक ताबूत के अंदर समाहित एक गुप्त क्षेत्र था? माइकल ने कई अनमोल वस्तुएं देखी थीं, जिनमें से कुछ उसकी अपनी भी थीं, लेकिन एक संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को चल संपत्ति के रूप में रखना मूल्य का एक बिल्कुल अलग पैमाना था। रिन ने उसके चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखा और धीरे से मुस्कुराए। इतना आश्चर्यचकित मत दिखा, उसने कहा। उच्च श्रेणी की स्थानिक उपयोगकर्ता रणनीतिक संपत्तियां हैं और इसका एक कारण है। माइकल ने हल्की सी सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। उसने खंडहर की गहराई की ओर अंतिम नजर डाली। 2000 वर्षों का मौन, और अब एक बार फिर परित्याग। यह एक और युग के लिए बंद रहेगा या कल फिर से खुल जाएगा, इसका अनुमान उनमें से कोई भी नहीं लगा सकता था। माइकल पोर्टल की ओर मुड़ गया। बिना कुछ और कहे वह आगे बढ़ गया। रिन ने उसके बगल में चल रही थी। साथ मिलकर उन्होंने घूमते हुए प्रकाश की दहलीज पार की, प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही पोर्टल अंदर की ओर मुड़ा और एक बार फिर अस्तित्व से गायब हो गया। यह परिवर्तन पल भर में हुआ। एक क्षण के लिए वहां केवल पोर्टल की परतदार विकृति दिखाई दे रही थी जो उनकी आकृतियों को निगल रही थी। इसके बाद उनके चारों ओर की दुनिया फिर से बदल गई।
माइकल और रायन खुले आसमान के नीचे दरारों वाली पथरीली जमीन पर कदम रखा, या जिसे आकाश कहा जा सकता था। वे खंडहरों में लौट आए थे, लेकिन यह वह खंडहर नहीं था जिसे वे अभी अभी पीछे छोड़कर आए थे। यह विशाल और धंसा हुआ था, आधा दलदली पानी में डूबा हुआ था जो चारों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ था। टूटे हुए खंभे दलदल से ऐसे उभरे हुए थे मानो किसी मृत सभ्यता की हड्डियां हों। उनकी सतह घनी काई से ढकी हुई थी जो हल्की बैंगनी चमक रही थी। सब कुछ बैंगनी रंग का था। ऊपर का आकाश नीलम और काले रंग के धुंधले रंगों में जगमगा रहा था। नीचे दलदली पानी में भी वही रंग झलक रहा था, मानो वह हल्का हल्का बुलबुला रहा हो। दलदली भूमि पर छाई धुंध में भी हल्का बैंगनी रंग था जो दूरी और गहराई को धुंधला कर रहा था। नरक की 56वीं मंजिल। माइकल ने इसे तुरंत पहचान लिया। माइकल ने अभी बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, वह वही बात कहने ही वाला था जो रिन ने पहले कही थी कि उसके पास एक ऐसी विधि है जिससे वह बीच की परतों को पार किए बिना उन्हें सीधे नरक के पहले तल पर वापस ले जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रायन ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। माइकल, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज बदल गई थी, अब यह अनौपचारिक नहीं रहा। उसने उसकी ओर एक नजर डाली, वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसकी निगाहें उसके पीछे कहीं टिकी हुई थी। आपको दौड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। माइकल ने यह नहीं पूछा कि क्यों। वह घूम गया और फिर उसने उन्हें देखा। उड़ने वाले कीड़े, उनमें से सैकड़ों। वे बैंगनी धुंध में मंडरा रहे थे। उनके शरीर लंबे और खंडित थे, पंख कांच की पतली धार की तरह थे जो इतनी तेजी से कंपन कर रहे थे कि दलदल में लगातार एक तीखी गूंज पैदा कर रहे थे। उनकी संयुक्त आंखें मंद बैंगनी रंग से चमक रही थीं, जो उनके आसपास के वातावरण के समान रंग को प्रतिबिंबित कर रही थी। लेकिन जिस बात ने माइकल की निगाहें तेज कर दी वह उनकी संख्या नहीं थी। उनमें से हर एक ने प्रकट होते ही अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। झुंड में एक हलचल सी दौड़ गई, फिर आवाज बढ़ने लगी। पंखों की एक समन्वित कंपन ने दलदली धुंध को हिंसक रूप से हिला दिया। उनका पता चल गया था। बिना किसी झिझक के माइकल आगे बढ़ा। उसकी आभा पल भर में बदल गई। स्पार्टन राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर स्थानिक धाराएं तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। ज्ञान की अवस्था, उनकी समझ का दायरा तेजी से बढ़ा। उन्होंने बोलने में समय बर्बाद नहीं किया और न ही उसने झुंड के हमले का इंतजार किया। वह आगे बढ़ा, रायन की कमर में हाथ डाला और गायब हो गया। उसकी आकृति धीरे धीरे मिट गई। जिस जगह वे खड़े थे उसके नीचे की जमीन उसके तेजी से निकलने के झटके से चकनाचूर हो गई। उनके पीछे मौजूद झुंड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दलदल में एक भयानक चीख गूंज उठी क्योंकि सैकड़ों कीड़े पीछा करते हुए आगे बढ़े। उनके पंखों की फड़फड़ाहट कोहरे को चीरती हुई तलवारों की तरह लग रही थी। लेकिन माइकल पहले ही जा चुका था। वह भयानक गति से उजाड़ दलदली भूमि को पार कर रहा था। रिने को उसने मजबूती से पकड़ रखा था और वह एक बार भी धीमा हुए बिना शत्रुतापूर्ण इलाके को पार कर रहा था। केवल लहराती हुई धुंध ही उस रास्ते का निशान थी जिसे उन्होंने नरक के 56वें तल को पार करते हुए तय किया था। तेज हवा रायन के कानों से होकर गुजरी। उसके आसपास की दुनिया बैंगनी और काले रंग की धारियों में घुल गई थी। नीचे का दलदल रंगों के धुंधले धब्बों में तब्दील हो गया था जो जितनी देर तक वह उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती रही उतना ही विकृत और मुड़ते गए। वह बिना देखे भी हलचल का दबाव महसूस कर सकती थी। उनके चारों ओर वायु प्रतिरोध असामान्य रूप से अलग हो गया। स्थानिक धाराएं मुड़कर उनके मार्ग को सुगम बनाती गईं। जैसे ही माइकल एक जीवित विकृति की तरह 56वीं मंजिल से गुजरा, उसका शरीर उससे मजबूती से सटा हुआ था। उसकी एक भुजा उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी ताकि उसके हिलने डुलने पर उसकी स्थिति स्थिर रहे। फिर भी उसका दिल अजीब तरह से बेचैन महसूस कर रहा था। पीछे से आ रहे झुंड के डर से नहीं, लेकिन किसी और ही चीज से। बेबसी। उसकी उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई थीं। यह पहली बार नहीं था जब उसने माइकल के शक्ति प्रदर्शन के जबरदस्त प्रदर्शन को देखा था। उसने सांस लेती धातु के दमन को देखा था। उसने अथाह ज्वालाओं को देखा था। उसने देखा था कि कैसे एक एनहेंसर ने उसे थोड़े समय के लिए किसी राक्षसी रूप में बदल दिया था। लेकिन यह अनुभव अलग था। उसकी निगाहें थोड़ी सी इधर घूमी और उसने उसके चेहरे के हाव भाव को गौर से देखा। ये गति, ये किसी सामान्य रैंक थरी के पास होने वाली चीज जैसी नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि शीर्ष रैंक थरी विशेषज्ञ जो पूरी तरह से गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें भी निरंतर त्वरण के इस स्तर तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ेगा। और माइकल अभी तक रैंक थरी पर भी नहीं था। अंततः रायन बोली, माइकल रुक जाओ। दलदली पानी से थोड़ा ऊपर उठे हुए दरारों से घिरे एक टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े पर माइकल धीरे धीरे रुक गया। कोहरा फिर से धीरे धीरे उनके चारों ओर छा गया। माइकल ने उसकी कमर छोड़ दी और आधा कदम पीछे हट गया। यह क्या है? उसने शांत भाव से पूछा। रिन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें दूर स्थित दलदल पर टिकी रहीं। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। तुम अपरिचित वातावरण में बहुत तेज गति से जा रहे थे। अगर हम चौथे दर्जे के किसी जीव के सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो हम मर जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। कुछ क्षणों के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया। इसमें कोई शक नहीं था, यहाँ तक कि माइकल अपनी तमाम खूबियों के बावजूद यह नहीं सोचता था कि वह चौथे दर्जे के प्राणी का मुकाबला कर सकता है। हालांकि रिन्ने को उसके बारे में कुछ गलतफहमी थी। ज्ञान की अवस्था में होने के कारण माइकल की चेतना प्रबल हो गई थी, इसलिए वह लगातार अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। अगर वह न भी बोलती तो भी वह अंततः रुक ही जाता। वह इतनी दूर सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वह एक शांत जगह की तलाश में था, जो किसी कारणवश यहाँ बहुत कम संख्या में मौजूद थी। इस एहसास ने माइकल को इस परत में रहने के लिए और भी अनिच्छुक बना दिया। माइकल ने कहा, आपने पहले जिक्र किया था कि आपके पास हमें जल्दी से नरक के पहले तल पर वापस ले जाने का एक तरीका है। उनके रुकने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी शांति छा गई। हाँ, माइकल ने अपना सिर हल्के से झुकाया।
कौन सा तरीका? रिन ने मुस्कुराए। तुरंत जवाब देने के बजाय उसने अपने स्टोर रूम में हाथ डाला और एक छोटी सी वस्तु निकाली। यह एक चाबी थी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। धातु हल्की सी चमक से जगमगा रही थी, उसकी सतह पर जटिल जादुई नक्काशी की परतें थीं जो दिल की धड़कन की तरह धीरे धीरे धड़क रही थी। चाबी का ऊपरी सिरा गोलाकार था जो 4 खंडों में बंटा हुआ था और प्रत्येक खंड पर एक अलग चिन्ह अंकित था। रिन ने उसे अपनी उंगलियों के बीच में उठा रखा था। उन्होंने कहा, यह एक त्रिसितारा असाधारण श्रेणी का खजाना है। माइकल की निगाहें कुछ पल के लिए चाबी पर टिकी रहीं। यह इसके धारक को नरक में 4 विशिष्ट मंजिलों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। कौन सी मंजिलें? उसने पूछा। रिन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, पहली मंजिल, 15वीं मंजिल, 30वीं मंजिल और 45वीं मंजिल। ये सुनकर माइकल की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। यदि यह खजाना केवल उन 4 मंजिलों को जोड़ता है और रिन 56वीं मंजिल तक पहुंच गई थी, तो इसका मतलब यह था कि उसने 45वीं मंजिल से नीचे की शेष दूरी को मैन्युअल रूप से रेंज कर तय किया था। नरक की 11 मंजिलों से होकर गुजरना। चाबी पर वापस जाने से पहले उसकी नजरें एक पल के लिए उसकी ओर घूमी। रिन ने उसके विचारों से अनभिज्ञ होकर समझाना जारी रखती है। यह मुझे मेरे शिक्षक ने दिया था, उसने सहजता से कहा। गहरी परतों में किए जाने वाले अभियानों के लिए एक एहतियाती और गतिशील खजाना। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। ये कैसे काम करता है? रिन ने चाबी को अपनी उंगलियों के बीच हल्के से घुमाया। ये सुनने में जितना सुविधाजनक लगता है उतना है नहीं, उसने स्वीकार किया। आप केवल चुने हुए लिंक किए गए फ्लो के भीतर ही बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यादृच्छिक? हाँ, उसने कहा। आप मंजिल का चयन करते हैं लेकिन सटीक स्थान का नहीं। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, उसने बोलना जारी रखा। और इसकी एक सीमा है, कुल मिलाकर 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। माइकल की निगाह एक बार फिर चाबी के धनुष पर बने खंडित चापों पर टिक गई। हर खंड के लिए एक, उसने पूछा। रिन ने सिर हिलाया। एक बार किसी सेगमेंट का उपयोग हो जाने के बाद वह रिचार्ज मोड में चला जाता है। कितनी देर? रिन ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, 10 साल, प्रत्येक टेलीपोर्टेशन शुल्क के लिए 10 साल। उसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। एक त्रिसितारा असाधारण श्रेणी का अनमोल रत्न। इसका रिचार्ज टाइम ही यह स्पष्ट कर देता है कि ऐसा क्यों है। शायद अगर कूलडाउन समय कम होता या बिल्कुल भी नहीं होता तो यह एक एपिक ग्रेड का खजाना होता। चाहे इसका दर्जा कुछ भी हो, यह फिर भी एक असाधारण उपकरण था। रिन ने कुंजी को थोड़ा नीचे कर दिया। तो भले ही इसे हमें कई परतें छोड़नी पड़े, लेकिन इसे बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने उसकी तरफ देखा। मैंने अपने अभियान के दौरान पहले ही एक चार्ज का इस्तेमाल नीचे उतरने के लिए किया था। माइकल ने उस जानकारी को तुरंत आत्मसात कर लिया। तो उसके खिलाफ 3 आरोप शेष थे। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। समझा। रिन्ने ने चाबी को थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि उस पर अंकित अक्षर चमकते रहे। अगर आप अभी तैयार हैं, उसने कहा, तो मैं आपको तुरंत पहली मंजिल पर ले जा सकती हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, या फिर अगर नरक में तुम्हारा अभी भी कोई काम बचा है तो मैं तुम्हें सबसे नजदीकी जुड़े हुए तल पर ले जा सकता हूँ। वहां से हम खुद ऊपर जा सकते हैं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की। पहली मंजिल, माइकल ने तुरंत कहा। उसका जवाब इतनी तेजी से आया कि वह उसके वाक्य के अंत में ही आ गया। एक पल का भी संकोच नहीं हुआ। रिन ने पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम अपने विकल्पों पर विचार करेगा। आखिरकार नरक में अभियान दुर्लभ अवसर प्रदान कर सकते थे। कई अलौकिक प्राणी वापस लौटने से पहले नरक की परतों में अपना अधिकतम समय बिताने का प्रयास करते थे। लेकिन माइकल की प्रतिक्रिया तत्काल थी, निर्णायक, लगभग उत्सुकता से। रिन ने उस उत्सुकता को देखकर थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। हालांकि माइकल अपने ही विचारों में खो गया था। नरक में आने के बाद से उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगा। दानव राजा की घटना, राक्षसी अलौकिक शक्तियां, उसके जीवन के पीछे पड़े चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणी और कई अन्य। अब भी जब वह इसे याद करता है तो उसे अपने अंतर्ज्ञान के किनारे पर मंडराते खतरे की हल्की सी गूंज महसूस होती है। उसने सोचा कि क्या रिन को इस बात की कोई जानकारी थी कि नरक के शुरुआती तलों में क्या हो रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। फिलहाल वह सबसे पहले नरक से बाहर निकलना चाहता था। उसके बाद बाकी चिंताएं, विचार या परेशानियां आ सकती थीं। इसके अलावा अब तक उसने जो कुछ देखा था उसके आधार पर, केवल इस चाबी के कब्जे के आधार पर, माइकल ने अनुमान लगाया कि रिन ने नरक में प्रवेश करते ही खजाने का उपयोग कर लिया होगा। पहली मंजिल से सीधे 45वीं मंजिल पर छलांग लगा दी। फिर शेष 11 मंजिलें उन्होंने मैन्युअल रूप से नीचे उतारी। माइकल सही था। रिन ने जैसे ही नरक के पहले तल में दाखिल हुई, वह वहां जरा भी नहीं रुकी। एक एकांत जगह ढूंढने के बाद उसने बिना किसी झिझक के चाबी को सक्रिय कर दिया। वह नीचे गिर गई। सीधे निचली मंजिलों पर जाएं। ऐसा करने में वह दानव राजा के साथ हुई पूरी घटना से अनजान रही। उसने उन अन्य गड़बड़ियों से भी खुद को बचा लिया जिनके बारे में माइकल को पता भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी यात्रा आसान रही थी। देखा जाए तो उसने जिन मंजिलों को चुना वे एक अलग ही तरीके से ऊपरी मंजिलों की तुलना में अधिक खतरनाक थीं। सबसे भीतरी परतों में शक्तिशाली मूल निवासी रहते थे। कुछ मंजिलों पर राक्षसी सभ्यताएं विद्यमान थीं, और उनमें से कुछ मंजिलों में उनके अपने दानव स्वामी भी थे। रीन उन मंजिलों पर स्वतंत्र रूप से नहीं घूमी थी। 45वीं मंजिल से नीचे उतरने के लिए उसे नीचे की ओर जाने वाले बिखरे हुए प्रवेश द्वार खोजने पड़े। इनमें से कोई भी द्वार आसानी से नहीं मिला, और जब मिल भी गया तो उसका इस्तेमाल करना कभी सुरक्षित नहीं था। कभी कभी किसी प्रवेश द्वार की रखवाली ऐसे राक्षस करते थे जो उस क्षेत्र को अपने घोंसले की तरह मानते थे। कभी कभी उस पर राक्षसों का कब्जा होता था।
कभी कभी यह अन्य खोजकर्ताओं द्वारा बिछाया गया एक जाल होता था जिसका उद्देश्य बाहरी लोगों को एक घातक क्षेत्र में फंसाना होता था। रीन ने एक मंजिल और नीचे जाने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालात गंभीर होने पर खुद को बचाने के लिए उसके पास खजाने तो थे, लेकिन उन खजानों ने उसके सामने मौजूद खतरे को कम नहीं किया। उन्होंने तो बस उसे उस खतरे से बचने का मौका दिया। वह सुरक्षा के साथ नरक में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति नहीं थी। बहुत से लोग उससे कहीं बेहतर साजो सामान, उससे कहीं अधिक ताकतवर और उससे कहीं अधिक धनी होकर नरक में आए थे, और फिर भी हर साल अनगिनत अलौकिक शक्तियां नरक में मर जाती थीं। कुछ लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। नरक को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई कितना भी तैयार क्यों न हो। रिन ने अपनी यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी। रीन के प्रमुख गोलाकार धनुष पर बने खंडित चाप एक एक करके चमकने लगे। उन पर खुदे हुए जादुई अक्षर धातु में ऊर्जा प्रवाहित करने वाली नसों की तरह जगमगा उठे। खजाने से एक धीमी गूंज सुनाई दी, जो पहले तो हल्की थी लेकिन उसके चारों ओर स्थानिक धाराएं एकत्रित होने के साथ साथ स्पष्ट होती गई। माइकल ने इस बदलाव को तुरंत महसूस किया। उनके आसपास की हवा विकृत हो गई। रिन ने प्रमुख फॉरवर्ड को आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उससे कुछ मीटर आगे का स्थान चुपचाप फट गया। एक पोर्टल का निर्माण हुआ। पहले इस्तेमाल की गई घुमावदार दरार के विपरीत यह अधिक स्थिर और परिष्कृत थी। इसके किनारों पर हल्की क्रिस्टलीय रोशनी फैली हुई थी और भीतरी भाग कहीं अधिक स्पष्ट था। इसके माध्यम से एक दूसरी दुनिया देखी जा सकती थी। एक जमा हुआ परिदृश्य। द्वार की दहलीज के पार अनंत सफेद मैदान फैले हुए थे जो नुकीली बर्फ की आकृतियों और दूर स्थित बर्फ से ढकी चोटियों से खंडित थे। हल्की हवाएं धरती पर बह रही थीं, जो पाले के कणों को उड़ाकर लार के धुंधले रंगीन आकाश के नीचे धूल की तरह चमका रही थीं। उस छेद से तुरंत ठंडी हवा अंदर घुस गई और इतनी दूरी से भी माइकल की त्वचा को चुभने लगी। रिन ने चाबी को थोड़ा नीचे किया लेकिन पोर्टल को खुला रखा। यह पहली मंजिल की ओर जाता है, उसने कहा। माइकल ने कुछ देर और उस जमी हुई दुनिया का अवलोकन किया। फिर राइन ने दोबारा बात की। आपको पहले जाना चाहिए। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने उसकी ओर एक नजर डाली। अगर मैं पहले प्रवेश करती हूँ, उसने समझाया, तो मेरे पीछे पोर्टल तुरंत बंद हो जाएगा। उसने जोर देने के लिए चाबी को थोड़ा ऊपर उठाया। ये खजाना मुझे अपना धारक मानता है। मेरे गुजर जाने के बाद ये यात्रा को पूर्ण मानकर द्वार बंद कर देगा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है। रिन ने एक और विवरण जोड़ा। और एक और बात है, ये पोर्टल हर यात्री को एक अलग इकाई के रूप में मानता है, उसने कहा। इसलिए भले ही हम एक के बाद एक प्रवेश करें, हम एक ही स्थान पर दिखाई नहीं देंगे। पहली मंजिल के अंदर, हाँ, हम दोनों अलग अलग जगहों पर उतरेंगे, लेकिन चिंता मत करो, ये बिल्कुल सुरक्षित है। उनके बीच कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। अब तक माइकल को रिन पर कुछ हद तक भरोसा हो चुका था। इस समय उसके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था, और अब तक उसने जो कुछ भी दिखाया था वह उसकी व्याख्याओं से मेल खाता था। माइकल पोर्टल के और करीब चला गया। अब ठंडी हवा उसके ऊपर और भी तेजी से बहने लगी। वह दहलीज पर रुका और जमी हुई दुनिया को आखिरी बार परखने लगा। फिर वह थोड़ा उसकी ओर मुड़ा। धन्यवाद, उसने बस इतना ही कहा। रिन ने हल्के से सिर हिलाया। हम अकादमी में फिर मिलेंगे। माइकल ने मौखिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल सहमति में एक बार अपना सिर झुकाया। फिर वह कूद गया। उसकी आकृति एक ही झटके में पोर्टल की सीमा पार कर गई और पल भर में ही उस पार की जमी हुई रोशनी में समा गई। पोर्टल की सतह एक बार लहरदार हुई, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। इसके बजाय इसके भीतर का दृश्य बदल गया। अनंत सफेद मैदान कांच से धुंध पहुंचने की तरह घुल गए। जमी हुई पहाड़ियां प्रकाश की लकीरों में पिघल गईं जैसे ही स्थानिक परतें पुनर्व्यवस्थित हुई। पोर्टल के दायरे में एक नया परिदृश्य आकार लेने लगा। यह पहली मंजिल पर एक और यादृच्छिक स्थान था। रिन ने शांतिपूर्वक इस बदलाव को देखा। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ी। उसकी आकृति पोर्टल से होकर गुजर गई। अंततः प्रवेश द्वार सिकुड़ने लगा। क्रिस्टलीय किनारे अंदर की ओर मुड़ने लगे क्योंकि दरार खुद ही बंद हो गई और बैंगनी दलदल से पूरी तरह गायब हो गई। नरक की 56वीं मंजिल पर फिर से सन्नाटा छा गया। जैसे ही माइकल ने दहलीज पार की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ठंडा। उसे सबसे पहले यही महसूस हुआ। इतना तेज नहीं कि उसे नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इतना तीखा कि स्थानिक पारगमन के पूरा होने पर उसकी इंद्रियों को पूरी तरह से जागृत कर दे। पब फ्यूचर एड्स। उसके चारों ओर फैली विकृति परत दर परत हटती चली गई। फिर दुनिया स्थिर हो गई। माइकल ठोस जमीन पर हल्के से उतरा। जैसे ही उसका वजन बर्फ पर पड़ा, उसके जूतों के नीचे बर्फ हल्की सी चटकने की आवाज आई। एक क्षण के लिए वह स्थिर रहा। फिर उसने सांस छोड़ी। उसके फेफड़ों से एक धीमी सांस निकली जो बर्फीली हवा में हल्की धुंध में बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... अंत में राहत। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। वह एक जमी हुई घाटी में प्रकट हुआ जो नुकीली बर्फ की आकृतियों से घिरी हुई थी, जो जमीन से टूटे हुए ब्लेड की तरह उठी हुई थी। बर्फीली हवाएं धीरे धीरे इलाके में बह रही थीं और दूर क्षितिज पर हिमनदों की चोटियां सोए हुए जानवरों की तरह फैली हुई थीं। नरक का पहला तल। माइकल ने एक बार अपने कंधों को घुमाया जिससे उसके शरीर से तनाव बाहर निकल गया। सौभाग्य से 15वीं मंजिल पर स्थानिक शक्ति के उस आकस्मिक उपयोग के बाद कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यादें ताज़ा होते ही उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह छलांग जानबूझकर नहीं लगाई गई थी। वह तो बस भागने की कोशिश कर रहा था। उस समय वह 2 रैंक 4 महाशक्तियों से भाग रहा था जिनकी उसमें असामान्य रुचि थी। उन्होंने उस पर हमला उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था, लेकिन उसमें उनकी दिलचस्पी और उनके द्वारा डाला गया दबाव ही उसकी सहज प्रवृत्ति को झकझोरने के लिए काफी था। अनियंत्रित स्थानिक आवागमन उसे इरादे से कहीं अधिक गहराई तक खींच ले गया था।
सीधे 56वीं मंजिल पर। आज भी उस घटना को याद करते हुए उन्हें एहसास होता था कि उस विस्थापन के बाद की परिस्थितियों से बच निकलना उनके लिए कितना सौभाग्य की बात थी। अगर वह गलत इलाके में प्रकट हुआ होता तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। माइकल को अब भी यह नहीं पता था कि वे दोनों उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे थे, और उस अनिश्चितता ने उन्हें खुली शत्रुता से कहीं अधिक परेशान किया। सच कहें तो अगर उसे अपने सामने आए दोनों ताकतों में से किसी एक का पक्ष चुनना पड़ता तो फेडरेशन जनरल की तुलना में डायरेक्टर आर्वेन बेहतर विकल्प होते। इसका मतलब यह नहीं था कि वह आर्वेन पर भरोसा करता था, से बहुत दूर उस आदमी में कुछ मूलभूत खामी थी, लेकिन फेडरेशन के काम करने के तरीके ने माइकल को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उन्होंने उसे किसी भी तरह से गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसे उन पर भरोसा नहीं था। उस समय जनरल द्वारा उसे बेहोश करने का निर्णय लेने से स्थिति और भी बदतर हो गई। एक बार विश्वास टूट जाने पर उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। तो सच यह है कि माइकल को किसी भी पक्ष पर भरोसा नहीं था, और फिलहाल वह इसे इसी तरह बनाए रखने का इरादा रखता था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद माइकल ने सबसे पहले जो काम किया वह था अपने भंडारण स्थान में हाथ डालना। उसने जो नक्शा निकाला वह फेडरेशन स्टेशन की पहली मंजिल से प्राप्त किया गया नक्शा था। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद सीधा साधा था, उसे स्टेशन वापस जाने का रास्ता खोजना था। हालांकि यह स्टेशन रैंक 4 के शक्तिशाली राक्षसी अलौकिक गुट के खिलाफ लड़ाई में नष्ट हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसका पोर्टल अनुपयोगी था। माइकल की निगाहें कुछ क्षणों के लिए अपनी कलाई के आसपास की खाली जगह पर टिकी रहीं। उस समय उन्हें और अन्य छात्रों को एक नेविगेशन ब्रेसलेट जारी किया गया था, जो फेडरेशन के उन छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में काम करता था जिन्हें फेडरेशन स्टेशनों पर वापस जाने की आवश्यकता होती थी। जो कंगन कभी वहां था वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था, युद्ध में नष्ट हो गया। उसे अभी भी वह क्षण याद था जब राक्षसी गुट के चौथे रैंक के अलौकिक प्राणी के साथ उसकी झड़प के दौरान वह टूट गया था। अगर वह अभी भी मौजूद होता तो वह नक्शे पर निर्भर रहने के बजाय सीधे फेडरेशन स्टेशन वापस जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह विकल्प अब उपलब्ध नहीं था। माइकल ने पहली मंजिल के नक्शे पर भूभाग की रूपरेखा का अध्ययन किया और आसपास के स्थलों की तुलना करके ये निर्धारित किया कि कौन सा स्थल उसके वर्तमान स्थान से मेल खाता है। थोड़ी ही देर में उसकी नजर एक चिन्हित मार्ग पर टिक गई। वह मार्ग सीधे फेडरेशन स्टेशन से जुड़ा हुआ था। माइकल ने दिशा याद कर ली, फिर नक्शा वापस अपने भंडारण स्थान पर रख दिया। वह तुरंत स्टेशन की ओर बढ़ने नहीं लगा, इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसके विचारों में सावधानी फिर से उभर आई थी। तैयारियां, उसे कुछ कमाने की जरूरत थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आगे आने वाली स्थिति सरल होगी। माइकल को नहीं पता था कि रैंक 4 की वे दो महाशक्तियां जिन्होंने उसमें असामान्य रुचि दिखाई थी, फेडरेशन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी या नहीं। यह संभव था। अगर डायरेक्टर आर्वेन इंतजार कर रहे होते तो शायद स्थिति को संभाला जा सकता था। माइकल को उस आदमी पर भरोसा नहीं था, लेकिन आर्वेन कम से कम उसी अकादमी से आया था जहां से वह आया था, जिससे उनके बीच एक निश्चित स्तर का जुड़ाव था। उनके बीच की बातचीत, चाहे तनावपूर्ण हो या अजीब, कभी भी खुलकर शत्रुता में तब्दील नहीं हुई थी। लेकिन फेडरेशन जनरल अलग थे। उस आदमी के बारे में सोचते ही माइकल के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। भले ही उसने माइकल को कोई ऐसी क्षति न पहुंचाई हो जिसे वह गंभीर मान सके, लेकिन उसे बेहोश करने के कृत्य ने उसके अंदर कुछ मूलभूत चीज को तोड़ दिया था। विश्वास। माइकल उस आदमी से दोबारा निपटना नहीं चाहता था, कम से कम अभी नहीं। इसलिए स्टेशन की ओर जाने से पहले उसने छिपने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने ज्ञान राज्य को रद्द कर दिया। राज्य के पीछे हटने के साथ ही उसकी धारणा में मौजूद सूक्ष्म स्पष्टता धूमिल हो गई। इसके स्थान पर माइकल ने एक अन्य मरे हुए प्राणी के लक्षण की नकल की। फीका फेड उसके मरे हुओं में से एक था, एक हत्यारे जैसी हस्ती। अपने नियम के माध्यम से माइकल अपने अनुबंधित मरे हुए लोगों के लक्षणों की नकल कर सकता था। यह बदलाव तुरंत हुआ। उसकी आभा क्षीण हो गई। उसकी उपस्थिति आसपास के वातावरण में धुंध की तरह घुल मिल गई, जैसे धुंध हवा में गायब हो जाती है। उसके कदमों की आहट भी हल्की, शांत और कम दखलंदाजी वाली लग रही थी। लेकिन माइकल यही नहीं रुका। चौथे दर्जे के प्राणियों के खिलाफ इस स्तर की छिपावट संभवतः अप्रभावी होगी। उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसके बगल में दो हल्की सी आह्वान तरंगे दिखाई दी। नीला, बैंगनी, तितली के आकार के दो मृत प्राणी हवा में धीरे से प्रकट हुए। उन्हें किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं थी, वे आगे बढ़ गए। वे दोनों धीरे से माइकल के कानों पर टिक गए और सजावटी तितली के आकार के झुमके बन गए। ये दोनों मायाजाल में माहिर थे। जैसे ही वे स्थिर हुए, परतदार छिपाव प्रभाव सक्रिय हो गए। दृश्य उपस्थिति विरूपण, ऊर्जा हस्ताक्षर मास्किंग, पर्यावरण मिश्रण, फेड की दमनकारी विशेषता के साथ मिलकर काम करते हुए तीनों छिपाव प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे पर हावी हो गए। माइकल की आकृति गायब नहीं हुई, लेकिन बाहरी नजरिए से वह भुला दिया गया। पता लगाना मुश्किल है, इस पर ध्यान केंद्रित करना कठिन है। सक्रिय स्कैनिंग भी तब तक मुश्किल में पड़ जाएगी जब तक कि इसे उससे कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति द्वारा न किया जाए। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, संतुष्ट। फिलहाल इतनी तैयारी काफी थी। अगर वाकई में चौथे दर्जे की महाशक्तियां उसका इंतजार कर रही थीं, तो इससे कम से कम उसे पैतरेबाजी करने की जगह मिल जाती। और अगर वे नहीं थे तो सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं था। तैयारियां पूरी होने के बाद माइकल आखिरकार फेडरेशन स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही बस्ती की खंडहर हो चुकी रूपरेखा माइकल की दृष्टि में दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। उसके चारों ओर मौजूद छलावरण की परतें अभी भी पूरी तरह से सक्रिय थीं। दूर से उसने जो विशाल गोलाकार दीवारें देखी थीं, वे अब टूटी हुई थीं।
विशाल रक्षात्मक घेरे के कुछ हिस्से अंदर की ओर ढह गए थे, जिससे नुकीले छेद बन गए थे और स्टेशन का आंतरिक भाग पूरी तरह से उजागर हो गया था। पत्थर पर झुलसने के निशान थे। अन्य हिस्से ऐसे दिख रहे थे मानो उन्हें घेराबंदी के हथियारों के बजाय अत्यधिक बल प्रयोग से तहस नहस कर दिया गया हो। स्टेशन के अंदर की इमारतों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। ढह चुकी इमारतें अंदरूनी इलाकों में बिखरी पड़ी थीं। कुछ इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। कुछ इमारतें आंशिक रूप से सही सलामत खड़ी थी, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थीं। युद्ध के बाद उनके अंदरूनी हिस्से काले पड़ गए थे। माइकल को ये सब कुछ अभी भी परिचित लग रहा था। आखिरकार वह उस लड़ाई में शामिल था जो यहाँ हुई थी। फेडरेशन बलों और राक्षसी अलौकिक गुट के बीच टकराव इसी बस्ती में अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्हें आज भी उस दिन के माहौल में व्याप्त तनाव याद था। युद्ध के अंत के करीब उतरे चौथे रैंक के शक्तिशाली योद्धा की दम घोंटने वाली उपस्थिति। उस समय ये खंडहर ताजे थे। युद्ध क्षेत्र लगभग पूरी तरह से फेडरेशन के लड़ाकों और राक्षसी अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके सामने का दृश्य अलग था। हर जगह लोग ही लोग थे, दर्जनों, शायद खंडहर हो चुकी बस्ती में सैकड़ों लोग बिखरे पड़े थे। माइकल की निगाहें उन पर शांतिपूर्वक घूम गईं। उनमें से कई लोग उनकी उम्र के आसपास के लग रहे थे। कुछ लोग अब भी अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, हालांकि कई लोगों ने अपने अभियानों के दौरान उन्हें हटा दिया था या क्षतिग्रस्त कर दिया था। यहाँ तक कि उन वस्त्रों के बिना भी जो पहचान के लिए आवश्यक थे, माइकल तुरंत बता सकता था कि वे क्या थे। छात्र, अवेकना अकादमी के छात्र, वही समूह जो उसके साथ नरक में प्रवेश कर चुका था, पहले साल उन्हीं की तरह। माइकल खंडहर हो चुकी दीवार के किनारे चुपचाप चलते हुए चेहरों को ध्यान से देखता रहा, लेकिन उसे वहां कोई परिचित व्यक्ति नहीं दिखा। उन्होंने अकादमी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचाना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चूंकि वह छिपने की कोशिश कर रहा था और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए माइकल ने अपना ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित कर लिया। वह अपने आसपास की बातचीत सुनने लगा। खंडहर हो चुकी बस्ती में छोटे छोटे समूह बन गए थे। छात्रों ने विश्राम किया, चर्चा की, बहस की और अपने अभियानों से एकत्रित जानकारी का आदान प्रदान किया। अगर वह नरक की मौजूदा स्थिति को समझना चाहता था तो यही सबसे तेज तरीका था। माइकल चुपचाप टूटे फूटे पत्थरों के रास्ते पर आगे बढ़ा और एक ढह चुके टावर के पास रुक गया, जहां 5 छात्रों का एक समूह धीमी आवाज में बातें कर रहा था। ढह चुके टावर के पास मौजूद छात्रों में से एक ने अपनी बाहों को रगड़ा। क्या किसी को पता भी है कि उन्होंने हमें वापस क्यों बुलाया? उसने तनाव भरी आवाज में पूछा। मैं यहाँ 1 दिन से ज्यादा समय से हूँ और किसी ने भी मुझसे संपर्क करके यह नहीं बताया कि क्या हो रहा है। ये समझ से परे है। एक अन्य छात्र, जो लंबा था और जिसकी कमर पर फटा हुआ अकादमी का गाउन कमरबंद की तरह बंधा हुआ था, ने उपहास उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है कि वे हमें बिना किसी कारण के वापस बुला लेंगे? उसने कहा। संघ ने हमें वापस बुलाने के लिए पूरे नरक में सैनिकों को भेजा था। इससे ही पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। एक तीसरे छात्र ने अपने चारों ओर फैली खंडहर बस्ती की ओर इशारा किया। उसकी निगाहें टूटी हुई दीवारों और ढह चुकी इमारतों पर घूम रही थीं और उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। इस जगह को देखो, उसने धीमी आवाज में कहा। यहाँ किस तरह की लड़ाई हुई होगी कि स्टेशन की यह हालत हो गई? पहले छात्र ने भौहें चढ़ा ली। मैंने सुना था कि लड़ाई हो रही है, लेकिन ये तो उससे भी कहीं बढ़कर है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह तो किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। मेरे पास एक विचार है, चौथे छात्र ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी और बाकी लोग तुरंत उसकी ओर मुड़ गए। उसने एक बार चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फेडरेशन सैनिक सुनने के लिए पर्याप्त करीब तो नहीं है। फिर उसने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि शैतानी शक्तियों ने अपने लोगों को यहाँ भेजा था। वे स्टेशन पर कब्जा करना चाहते थे। अगर वे स्टेशन पर नियंत्रण कर लेते तो वे इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते थे। मैंने कहीं सुना है कि वे स्टेशन के गेट का इस्तेमाल करके राक्षसों को असली दुनिया में छोड़ सकते हैं। समूह के चेहरों पर तीक्ष्णता आ गई। ये तो पहले से ही काफी बुरा है, लंबे वाले ने कहा। चौथे छात्र ने निगल लिया। अकादमियों में प्रवेश कर चुके अलौकिक शक्तियों वाले लोगों में से, यहाँ तक कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और दुनिया के गहरे संघर्षों के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोग भी कुछ बातें समझने लगे थे। अकादमी में थोड़े समय बिताने से ही उनकी आंखें खुल गईं। उनकी शिक्षाओं में केवल युद्ध तकनीक या शक्ति नियंत्रण ही शामिल नहीं थे। इतिहास, गुटों का अध्ययन, निषिद्ध संगठन और अलौकिक नैतिकता भी उनकी मूलभूत शिक्षा का हिस्सा थे। यह उन सभी के लिए आवश्यक ज्ञान था जो ऐसे युद्ध क्षेत्र में कदम रख रहे थे जहां शक्ति, विचारधारा और अस्तित्व आपस में जुड़े हुए थे। सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक हमेशा से ही राक्षसी अलौकिक शक्तियां रही हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये लोग बिना किसी रोक टोक के सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत थे। सीमित महत्वाकांक्षा नहीं, कानून के तहत संरचित विकास नहीं, लेकिन परिणामों की परवाह किए बिना पूर्ण शक्ति। वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे जिन्हें अधिकांश अलौकिक शक्तियां वर्जित मानती थीं, ऐसे तरीके जो नैतिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि अस्तित्वगत सीमाओं को भी पार करते थे। इसके रिकॉर्ड मौजूद थे। गहरे रंग वाले प्रतिबंधित अभिलेखागारों में गहराई से दफन होने के बावजूद अकादमी के छात्रों को इसके कुछ अंश अभी भी पढ़ाए जाते हैं ताकि वे खतरे की गंभीरता को समझ सकें। अंधकार युग के दौरान जब पहली बार मानव ऊर्जा उनके ग्रह क्षेत्र अरोरा पर उतरा, तब दुनिया में अराजकता का राज था। मानवता और उभरते अलौकिक प्राणी अभी भी माना, उसके नियमों और उसके साथ प्रकट होने वाले प्राणियों के साथ सह अस्तित्व कैसे स्थापित किया जाए, इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वह दौर राक्षसी गुटों के पनपने का केंद्र बन गया। उस समय बिजली व्यवस्था अस्थिर थी, साधना के मार्ग अधूरे थे और नियमन लगभग न के बराबर था। उस अराजकता में कुछ अलौकिक शक्तियों वाले लोगों ने शॉर्टकट रास्ता चुना। निश्चित शॉर्टकट। यह दर्ज किया गया था कि राक्षसी अलौकिक शक्तियों ने मानव जीवन का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बलि विधियों का प्रयोग किया था।
उन भयावह प्रयोगों के चरम पर एक ही अनुष्ठान में 1 लाख जिंदगियों का बलिदान करना अत्यधिक नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि लाखों जिंदगियों की बलि देने के भी रिकॉर्ड मिले हैं, जिनका इस्तेमाल विनाशकारी आध्यात्मिक उत्थान के प्रयासों को शक्ति देने या उनके दायरे से परे की शक्तियों को बुलाने के लिए किया जाता था। उन घटनाओं ने अरोरा को बहुत गहरा आघात पहुंचाया था। आधुनिक समय में राक्षसी अलौकिक शक्तियों का लगातार शिकार किए जाने का यह एक कारण था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे दुश्मन थे, लेकिन इतिहास ने यह साबित कर दिया था कि जब उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। चौथे छात्र ने आगे कहा, यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक दानव स्वामी अवतरित हुआ। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। ऐसा लग रहा था मानो हवा ही जम गई हो। फिर पहले छात्र की आंखें चौड़ी हो गईं। एक दानव स्वामी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। लंबे कद के छात्र ने राहत से ज्यादा अविश्वास भरी सांस ली। यह असंभव है, उसने कहा, लेकिन कहते समय भी उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। समूह में मौजूद एक और छात्र, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। मुझे लगा था कि दानव स्वामी केवल 30वीं मंजिल से नीचे ही प्रकट हो सकते हैं, उसने धीरे से कहा। हम तो पहली मंजिल पर हैं, हम पर इसका असर कैसे हुआ? ये सवाल अधर में लटका रहा। ये तर्कसंगत था। चौथे छात्र ने, जो अधिकांश जानकारी साझा कर रहा था, अपना सिर हिलाया। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे सारी जानकारी नहीं है। मैंने जो कुछ भी सुना है वह अधूरा है। हमें वापस बुलाए जाने के बाद अफवाहें फैलने लगी। बोलने से पहले वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन एक बात बार बार सामने आ रही है। इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इसे पूरी तरह से गलत कहना संभव नहीं है। बाकी लोग सहज रूप से और करीब झुक गए। उन्होंने कहा कि दानव राजा पहली मंजिल पर प्रकट नहीं हुआ, उसने धीमी आवाज में कहा। वह 15वीं मंजिल पर प्रकट हुआ था। समूह एकदम स्थिर हो गया। 15वां, पहले छात्र ने दोहराया। चौथे ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने जो सुना है उसके अनुसार अगर नरक में तैनात अन्य जातियों ने हस्तक्षेप न किया होता तो यह ऊपर की ओर अपना रास्ता बना लेता। समूह में एक स्पष्ट ठंडक दौड़ गई, जिसका पहली मंजिल के जमे हुए वातावरण से कोई लेना देना नहीं था। आपका मतलब? लंबे छात्र ने कहना शुरू किया, फिर रुक गया। हाँ, चौथे ने कहा, हो सकता है कि यह पहली मंजिल तक ही पहुंच गया हो। इसके बाद सन्नाटा छा गया। इस विचार मात्र से ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। एक छात्र ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा और जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। अच्छा, जब तक हम अभी सुरक्षित हैं यही मायने रखता है ना? ये शब्द खोखले लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन्हें चुनौती नहीं दी, क्योंकि राहत तो राहत ही होती है, भले ही वह डर के साथ ही क्यों ना आए। पास ही के अंधेरे में माइकल चुप रहा, लेकिन उसकी निगाहें तेज हो गई थीं, क्योंकि छात्रों के विपरीत वह कुछ ऐसा जानता था जो वे नहीं जानते थे। वह वहां मौजूद था, और 15वीं मंजिल पर जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई अफवाहों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही माइकल आगे सुनने वाला था, उसका ध्यान कहीं और चला गया। आगे खंडहर हो चुके रास्ते से सैनिकों की एक पंक्ति व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती हुई गुजरी। उनके कवच पर फेडरेशन का स्पष्ट चिन्ह अंकित था। वे सतर्क दिख रहे थे। वे गश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि खोजबीन कर रहे थे। किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। माइकल को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि वे उसे देख लेंगे। उस पर जो आवरण चढ़ाया गया था वह साधारण जादू नहीं था। फेड की दमनकारी क्षमता और ब्लू और पर्पल द्वारा उत्पन्न भ्रम विकृति के कारण सक्रिय स्कैन भी उस पर सटीक निशाना साधने में संघर्ष करते, जब तक कि वह स्कैन उससे कहीं अधिक उन्नत स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा न किया जाए। फिर भी वह सतर्क रहा। आखिरकार ये सैनिक उसी विशाल शक्ति के अंतर्गत आते थे जिसके अधीन फेडरेशन जनरल काम करता था। उस आदमी के बारे में सोचते ही माइकल की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। हेल से बाहर निकलने के बाद ही माइकल को लगा कि वह फेडरेशन के कर्मियों से फिर से खुलकर बात करने में सहज महसूस करेगा, और वह भी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में। माइकल चुपचाप देखता रहा जब सैनिक उसकी छिपी हुई स्थिति से आगे बढ़ गए। उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति, जो तीसरे रैंक के अंतिम चरण में पहुंच रहा था, ने भी कुछ नोटिस नहीं किया। उन्हें बिना किसी घटना के गुजरते हुए देखकर माइकल अपनी सतर्कता को थोड़ा कम करने ही वाला था कि जिस समूह की बातचीत वह सुन रहा था, उसकी बातचीत का रुख फिर बदल गया। क्या उन्हें अभी तक वह नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे? छात्रों में से एक ने चुपचाप पूछा, सैनिकों के जाने की दिशा में देखते हुए। एक अन्य छात्र ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे अब भी इस तरह खोजबीन नहीं कर रहे होते। वे दिन भर मलबे की छानबीन करते रहे हैं। आखिर वे क्या ढूंढ रहे हैं? तीसरे व्यक्ति ने पूछा, उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। एक छात्र ने जवाब देने से पहले अपनी आवाज धीमी कर ली। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि वे एक छात्र की तलाश कर रहे हैं। इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक छात्र, दूसरे ने अविश्वास से दोहराया। कौन सा छात्र इन सब के लायक हो सकता है? उन्होंने तो बाहर निकलने के द्वार भी बंद कर दिए हैं। हमें तो घंटों पहले ही निकल जाना चाहिए था। इससे पहले छात्र ने तेवर चढ़ा लिए। रुको, क्या हम थे? हाँ, लंबे छात्र ने जवाब दिया। उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाई, लेकिन फिर अचानक किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बिना किसी स्पष्टीकरण के निकासी रोक दी गई। जैसे जैसे माइकल सुनता गया, उसके मन में एक तरह का संदेह पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। वह चुप रहा। उसके चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था। वह सुनता रहा। किस तरह का छात्र इस स्तर का लॉकडाउन करवाएगा? पहले वाले ने फिर पूछा। जब तक कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति न हो, यह हद से ज्यादा है। चौथे छात्र ने संकोच किया। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सैनिक इतनी नजदीक न हो कि उनकी बातें सुन सके। फिर उन्होंने पहले से भी धीमी आवाज में बात की। मैंने ये नाम एक बार सुना था। मुझे यकीन है कि आप सभी इस व्यक्ति को जानते होंगे।
वास्तव में संभव है कि आपने उन्हें एक बार देखा भी हो, हालांकि यह मुलाकात सुखद नहीं रही होगी और शायद हाथापाई में समाप्त हुई हो, उन्होंने कहा। बाकी लोग तुरंत आगे झुक गए। तो कौन है वो? लंबे कद वाले ने उत्सुकता से पूछा। चौथे छात्र ने जवाब देने से पहले थोड़ा सा घूम भरा। वे माइकल नॉमन नाम के किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अंधेरे में छिपे माइकल की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। रुको, वे उसे ढूंढ रहे थे। कुछ घंटे पहले जिस स्थान से माइकल गायब हुआ था वहां पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दोनों आदमी हिलना डुलना बंद कर दिए। कैलम पीछा करते करते रुक गया, उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां माइकल अभी अभी था। आवन की गति भी धीमी हो गई, उसका फैला हुआ हाथ अभी भी हवा में लटका हुआ था, ठीक उसी जगह पर जहां एक क्षण पहले माइकल का कंधा था। 15वीं मंजिल के खंडित आकाश में दोनों के रुकने पर उनके बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से कम हो गई। दोनों में से किसी ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा। कैलम के चेहरे के भाव सदमे से सबसे पहले बदले। वह गायब हो गया। उसने बुदबुदाया। उसकी इंद्रियां सहज रूप से बाहर की ओर फैल गईं, दबाव की लहरें हर दिशा में कई किलोमीटर तक फैल गईं। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। माइकल अचानक गायब हो गया। वह स्थानिक गति थी, कैलम ने कड़े स्वर में कहा। अनजाने में ही उसके मन में अविश्वास की भावना घर कर गई। उसे अपना नियम कुछ ही दिन पहले समझ आया, और वह पहले से ही स्थानिक जादू का उपयोग कर सकता है। सदमे के बाद क्रोध से उसकी निगाहें और भी गहरी हो गईं। इस बीच उसके सामने अरवेन बिल्कुल अलग दिख रहा था। कैलम के विपरीत वह हैरान नहीं था, वह प्रबुद्ध प्रतीत हो रहा था। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी रही जहां से माइकल गायब हुआ था, लेकिन निराशा के बजाय उसकी निगाहों में स्पष्टता थी। तो बस यही बात है, अरवेन ने धीरे से कहा। मैं सोच रहा था कि उसने पहले उस गति को कैसे बनाए रखा, अरवेन ने कहा। मुझे नहीं पता था कि उसने पहले ही एक नियम को जागृत कर दिया था। यह जानना जरूरी है कि केवल वे प्राणी जिनके पास लॉ सीड होता है, वे ही शून्य का उपयोग करके टेलीपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अरवेन ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या माइकल का नियम गति से संबंधित था या उसके वेग पर इसका कोई मजबूत प्रवर्धन प्रभाव था। जिस स्थान से माइकल गायब हुआ था वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अरवेन और कैलम ने एक दूसरे की ओर देखा। एक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, दूसरा व्यक्ति भौहें चढ़ाए हुए था, जबड़ा कसा हुआ था और उसके भीतर से झुंझलाहट की लहरें निकल रही थीं। आवन का हाथ वापस उसकी जेब में चला गया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखें उसकी उस शांत लेकिन दिल को छू लेने वाली जिज्ञासा से चमक रही थीं। फिर मानो स्थिति बिल्कुल भी गंभीर ना हो, अरवेन ने एक हल्की लगभग मूर्खतापूर्ण सी आवाज निकाली। ओह! कैलम की निगाहें तेज हो गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार तक नहीं किया। उसने बस इस तरह से नजरें फेर ली जैसे कि अरवेन ने कुछ कहा ही ना हो, फिर अपनी मुद्रा को ठीक किया और खुद को फिर से नियंत्रण में ले लिया। मुझे कुछ अत्यावश्यक काम निपटाने हैं, कैलम ने ठंडी आवाज में कहा। उन्होंने अनुमति मांगने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपने रुतबे के मुताबिक ही बातचीत खत्म करने का फैसला करके खुद को विदा किया। उसके चारों ओर दबाव अचानक बढ़ गया, जिससे उसके पैरों के नीचे की हवा संकुचित हो गई। फिर वह एक बेकाबू तूफान की तरह आगे बढ़ा, 15वीं मंजिल के आसमान को चीरता हुआ। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से फैलाते हुए उसने खोजना शुरू कर दिया। आवन ने उसे जाते हुए एक पल के लिए देखा। मुस्कान बरकरार रही, लेकिन ये थोड़ा पतला हो गया, क्योंकि अपने तमाम मनोरंजन के बावजूद अरवेन एक बात स्पष्ट रूप से समझ गया था। अगर कैलम को माइकल पहले मिल जाता तो परिणाम उसके पक्ष में नहीं होता।